हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बेसिक एंड वेरी इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जो पियानो दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर समझना है। ये बना कैसे है, पहले 2 ब्लैक, फिर 3 ब्लैक, फिर 2 ब्लैक, फिर 3 ब्लैक, फिर 2 ब्लैक, ऐसा करके कितना भी बड़ा पियानो हो, है ना, ये रेशियो यही चलेगा इसका। ठीक है, तो जहाँ पर ये 2 ब्लैक दिख रहा है स्टूडेंट, वहाँ के जस्ट ये फर्स्ट ब्लैक है ना, इसके जस्ट नीचे को सी बोलते हैं, इसका नाम सी होता है ना। और अभी मैं आपको क्रोमेटिक स्केल बताऊंगा, इस स्केल का नाम रहेगा क्रोमेटिक स्केल, है ना। क्रोमेटिक स्केल वो होता है जिसमें टोटल 12 स्वर होते हैं म्यूज़िक के। वो 12 स्वर कैसे अरेंजमेंट होते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखना, सी है, ये सी शार्प हो जाएगा, नाम देखते रहना ना, ये इसका नाम सी, इसका नाम सी शार्प, इसका नाम डी, इसका नाम डी शार्प, इसका नाम ई और एफ। तो ई और एफ के बीच में कोई भी शार्प नोट नहीं है। एफ के बाद एफ शार्प, एफ शार्प के बाद यहाँ पे आएगा आपको जी, जी के बाद जी शार्प, जी शार्प के बाद ए, यहाँ पे एच नहीं होता, आप एक चीज़ समझना, जी के बाद सीधे जी शार्प और ए आ जाता है ना, एच नहीं आएगा। ठीक है, सी से शुरू होगा, सी और यहाँ पे जी तक आएगा, जी शार्प आएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, ए यहाँ पे, इसका नाम ए है। ए के बाद आएगा इसका नाम ए शार्प, है ना, इसका नाम बी, और बी के बाद ये सी। तो ये यहाँ पर अगेन जो सी आ रहा है, ये जो सी है अगला ऑक्टेव को पकड़ लिया ना, अगला ऑक्टेव यहाँ से शुरू हो जाएगा सी, दैट मीन्स ये सी से बी तक रहेगा। जो 12 स्वर होते हैं सीक्वेंस, वो सी से इस बी तक। ठीक है, ये जो सी है स्टूडेंट, ये फिर से हाई ऑक्टेव को पकड़ता है, तार सप्तक को पकड़ता है। ठीक है, यहाँ से फिर सारे गामा शुरू होता है। ठीक है, अभी अब देखिए, ये तो नाम आपने अभी हमने जो नाम दिया इन सब का, ये आरोह क्रम में हमने काउंट किया था। देखिए, ये आरोह क्रम मतलब इस तरह से ऐसे इस तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, इस तरह से इस तरफ जा रहे हैं, तो ये होता है आरोह क्रम। अब अवरोह क्रम में देखना, अवरोह क्रम में इसका नाम कैसे होगा, वाइट की है उसके तो वही नाम रहेंगे, लेकिन जो ब्लैक की दिख रहे हैं उसके नाम चेंज हो जाएंगे। देखना, जैसे हम इसका नाम बी है तो इसका नाम बी फ्लैट हो जाएगा, है ना। जैसे हमने अब देखिए आरोह क्रम में हमने इसको ए, यहाँ पर ए आया था, इसका नाम ए शार्प हुआ था, लेकिन अवरोह क्रम में क्या हो जाएगा, ये बी है तो ये यहाँ इसको बी फ्लैट बोल दिए। ठीक है, उसके बाद देखना ये ए हो जाएगा तो यहाँ पे ए फ्लैट हो जाएगा, जबकि आरोह क्रम में हमने ये जी था तो इसका नाम जी शार्प बताया था, अवरोह क्रम में ये ए है तो ये ए फ्लैट हो जाएगा, है ना। समझ में आ रही बातें। जब हम आरोह क्रम में बढ़ते हैं तो शार्प होते जाता है, ऐसे ही बढ़ेंगे शार्प, और अवरोह क्रम में होंगे तो ये फ्लैट होता है। ये उसके बाद जस्ट ये एफ है, ए इसका नाम एफ है तो ये एफ शार्प बताया था हमने इसका नाम। अब अवरोह क्रम में इसका नाम जी है तो ये जी फ्लैट हो जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, जी फ्लैट। उसी प्रकार आरोह क्रम में हम इसका नाम डी, देखिए सी डी, ये डी है तो इसको डी शार्प बताया था, और यहाँ ई आता है तो ये अवरोह क्रम में क्या हो जाएगा, इसका नाम ई फ्लैट हो जाएगा। तो इसका नाम दो नाम हुआ, कौन कौन सा, डी शार्प और ई फ्लैट। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए सी, तो इसका नाम सी शार्प बताया था, और यहाँ ये डी आता है तो हम इसको अवरोह क्रम में अगर इसको काउंट करते हैं तो ये डी फ्लैट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ब्लैक की के 2 नाम होते हैं, है ना। नाम में ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्वर चेंज हो जाएगा, आप अपने हिसाब से नाम बोल सकते हो। जैसे इसको आप डी फ्लैट भी बोल सकते हो, सी शार्प भी बोल सकते हो, इसको आप डी शार्प भी बोल सकते हो, ई फ्लैट भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप एफ शार्प भी बोल सकते हो, जी फ्लैट भी बोल सकते हो, आप अपने हिसाब से बोल सकते हो, सामने वाला समझ जाएगा, जो जानकार होगा वो समझ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इंडियन म्यूज़िक में क्या होता है स्टूडेंट, इंडियन म्यूज़िक में हम क्रोमेटिक स्केल कैसे काउंट करते हैं, सा के बाद कोमल रे, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मैं ऐसे काउंट करूँगा ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे होगा, है ना। अब देखना इन दोनों सा और रे के बीच में कोमल रे यहाँ पे रहता है, तो इसको अब अगर हम सीक्वेंस की बात करेंगे क्रोमेटिक स्केल में तो ये ऐसे जिग जैग फॉर्म में जाता है। देखना ऐसे 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 टाइप का, है ना, आपको काउंट करने आना चाहिए। ठीक है, तो क्रोमेटिक स्केल को काउंट करने का तरीका देखिए। अब इंडियन म्यूज़िक में कैसे करते हैं,
सा के बाद कोमल रे, कोमल रे के बाद शुद्ध रे, शुद्ध रे के बाद कोमल गा, कोमल गा के बाद शुद्ध गा, शुद्ध गा के बाद शुद्ध मा। ठीक है, मतलब शुद्ध को नहीं भी बोलेंगे शुद्ध करके तो भी अंडरस्टूड रहता है ना। तो ये गा के बाद माँ आता है ना, उसके बाद माँ के बाद तीव्र माँ, तीव्र माँ के बाद प के बाद कोमल धा, कोमल धा के बाद शुद्ध धा, शुद्ध धा के बाद कोमल नी, कोमल नी के बाद शुद्ध नी, और यहाँ फिर से सा आ गया। अब ये क्या हो गया, नेक्स्ट ऑक्टेव को फिर से शुरू करेगा। ठीक है, सप्तक को, अगला सप्तक को। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इंडियन म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक में थोड़ा सा चेंजेस क्या आता है, देखना ध्यान से। हमने क्या कहा, वेस्टर्न म्यूजिक में सी के बाद सी शार्प हो जाता है, दैट मीन सा का शार्प हो जाता है। लेकिन भारतीय संगीत में क्या बताया गया है कि सा और प अचल स्वर है, सा और प अचल स्वर है ना। तो अब देखिए वेस्टर्न म्यूजिक में सा का हमने शार्प कर दिया, सा अपनी प्लेस से आगे बढ़ गया। ठीक है, सी जो है अपनी प्लेस से आगे बढ़ गया। लेकिन भारतीय संगीत में कभी तीव्र सा या कोमल सा इस टाइप का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारतीय संगीतज्ञों ने ये माना है कि सा और प स्वर अचल स्वर होते हैं। ठीक है, तो अचल स्वर हैं, इसलिए सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, गा और माँ के बीच में कोई भी स्वर नहीं आता है। माँ के बाद तीव्र माँ। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाएगा अगर आप बिगनर्स हो तो। देखिए इसको पा बोलते हैं तो इसको कोमल पा क्यों नहीं बोलते, है ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि जो भारतीय संगीतज्ञ हुए हैं उन लोगों ने सा और पा को अचल स्वर माना है। अचल स्वर मीन्स वो अपनी प्लेस से ना तो ऊपर जा सकते हैं ना ही नीचे आ सकते हैं। ठीक है, बाकी स्वर ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो इसी चीज़ को समझना है ना। ये तीव्र मा हुआ, ये तीव्र मा हुआ, ये पा हुआ। ठीक है, इसके बाद ये कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी एंड सा। और हम अभी जो स्केल जो हम बता रहा हूँ अभी वो मैं सी के हिसाब से बता रहा हूँ, इसको सा बना के बता रहा हूँ, है ना। ये इसको सी को आप हर जगह से बजा सकते हो, सारे गा मा पा धा नी सा। जनरली जो सीखते हैं उनको यहाँ से सिखाया जाता है, जो मेल होते हैं उनको बोल देते हैं यहाँ से गाइए आप करके। फीमेल को बोल देते हैं थोड़ा सा आप ना डाउन कर लीजिए अपने स्केल को, क्योंकि फीमेल की जो वॉइस होती है ना वो बहुत हाई पिच तक नहीं जाती मेल की अपेक्षा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मेल की अपेक्षा ऐसा मानते हैं, है ना। आप कहीं से भी बजा सकते हो सारे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, तो इसी चीज़ को समझना है। यही थोड़ा सा हल्का डिफरेंस होता है यहाँ पे। ये वेस्टर्न म्यूज़िक में सा जो है ऊपर चला जा सकता है, लेकिन इंडियन म्यूज़िक में वो नहीं जा सकता। ठीक है, अब ये जो सी है ना, यही सारी चीज़ों का शुरुआत, मतलब जो आप म्यूज़िक सीखेंगे ना तो देखना सी का बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है। जैसे कई बार बच्चे लोग या कोई किसी के मन में क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये नीचे को वाइट की में ही वाइट कलर का क्यों दिया जाता है, इसको ब्लैक कलर का क्यों दिया जाता है। इसका कई लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, ये पियानो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है ना। तो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है तो मतलब जो पाश्चात्य संगीतज्ञ हुए उन लोगों ने ये बताया है कि जो सी होता है ये, इसको नेचुरल स्केल माना गया है। ठीक है, नेचुरल स्केल माना गया है। तो जो सी से जब हम सारे गा मा पा धा नी सा करते हैं तो देखिए पूरे शुद्ध स्वर जो होते हैं वो नीचे आते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा, ये पूरे शुद्ध स्वर होते हैं, है ना। अब विकृत स्वर जैसे कोमल रे, कोमल गा, है ना। देखिए ये सा है, ये रे है, तो यहाँ पे कोमल रे हो जाएगा। ये रे है और ये गा है तो यहाँ पे कोमल गा हो जाएगा। तो ये 5 स्वर विकृत स्वर होते हैं। तो विकृत स्वर को उन्होंने पहचान कराने के लिए एक अलग कलर को दर्शाया, जैसे इसमें ब्लैक दे दिया। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम मतलब इसका जो कलर होता है ऐसा करते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं, आजकल तो मैं देखा हूँ कि इसका भी कलर चेंज कर दिए हैं बहुत बार, है ना। तो इन चीज़ों को समझना है आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो आज मैं जो सिखाया हूँ क्रोमेटिक स्केल, है ना। और मैं कंपेयर करके सिखाया हूँ कि वेस्टर्न म्यूज़िक में कैसा होता है, इंडियन म्यूज़िक में कैसा होता है। ठीक है, इसको आपको हमेशा जीवन भर के लिए गांठ बांध के रखना है, क्योंकि बेसिक थ्योरी यहीं से चालू होगी आपकी। ठीक है, यहीं से आपका म्यूज़िक आगे बढ़ेगा। तो स्टूडेंट, थैंक यू।